राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे एनटीपीसी का 5 जून का आज फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो हम लोग उसका एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं, बिल्कुल 100% जो क्वेश्चन आए थे और जिसका भी आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है या जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम देकर आया है, ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जिसका आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है यहाँ से उसको क्वेश्चन देखने के लिए बन सकते हैं, क्योंकि हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी करा रहे हैं। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं और आगे बनने वाली शिफ्टों में किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है हु वॉन द WPL फाइनल इन 2025, यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल किसने जीता है। कौन सी टीम फाइनल को जीती है WPL 2025 को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई इंडियंस। WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग 2025 को जो है मुंबई इंडियंस जीती है। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराया है और अपना दूसरा खिताब लिया, यानी मुंबई इंडियंस जो है ये दूसरी बार जीती है। इसने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराया है। ठीक है, तो WPL आप लोगों को समझ आ गया होगा। वुमेन प्रीमियर लीग महिला प्रीमियर लीग का तीसरा सीज़न था, यानी WPL 2025 जो था ये तीसरा सीज़न चल रहा था और इसका जो टूर्नामेंट हुआ था वो 4 जगहों पे हुआ था। एक तो बेंगलुरु में, दूसरा लखनऊ में, तीसरा मुंबई में और चौथा वडोदरा में। 4 जगह पे इसका टूर्नामेंट हुआ। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि WPL जो है कितने स्थानों पर खेला गया है, तो 4 स्थानों पर खेला गया है, बेंगलुरु, लखनऊ और मुंबई और वडोदरा। इसी के साथ आपसे अगर पूछा जाए WPL का कौन सा सीज़न था, तो तीसरा सीज़न था। ठीक है, और WPL का अगर फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था ये पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया है। किसमें? ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में। ठीक है, यहाँ पे आप WPL से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ताकि आपके आने वाली शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम हो तो आप लोग इन्हें कर पाओ। WPL से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है। ये 14 फरवरी से लेके 15 मार्च 2025 तक चला है, ताकि आपकी शिफ्ट में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनेगा WPL से, तो आप लोग इसे कर पाओ, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का भी एक मुद्दा बन जाता है। ठीक है, और इसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कराता है, जैसा कि आप सभी को पता है। और ये कौन सा प्रारूप है, तो ये T20 का प्रारूप है। ये टूर्नामेंट का प्रारूप क्या है, तो डबल राउंड रॉबिन और प्ले ऑफ। चैंपियंस जो है इसमें मुंबई इंडियंस रही है, दूसरा खिताब लिया है। रनर अप जो है हमारी वो दिल्ली कैपिटल्स है। प्रतिभागियों की बात करें तो इसमें 5 टीमों ने भाग लिया है। सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वो नेट साइवर ब्रंट यानी मुंबई इंडियंस की तरफ से, और सर्वाधिक रन जो है वो भी नेट साइवर ब्रंट मुंबई इंडियन की तरफ से 523 रन जो है आगे बढ़े। तो ये तो देखिए, सर्वाधिक रन जो है नेट साइवर ब्रंट मुंबई इंडियंस ने बनाया, और सर्वाधिक विकेट, सबसे ज़्यादा विकेट जो लिए हैं वो भी मुंबई इंडियंस की तरफ से लिए हैं। अमेलिया केर ने 18 रन और हेले मैथ्यूज़ ने, इन्होंने भी 18 विकेट, तो इन दोनों ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। अमेलिया केर और हेलेज मैथ्यू कितने लिए हैं? मैथ्यूज़, इन दोनों ने मिलकर इन्होंने भी 18 लिए हैं, इन्होंने भी 18 लिए हैं, दोनों ने बराबर विकेट लिए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा 18 विकेट ली गई हैं। तो ये WPL से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। WPL 2025 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपसे पूछी जा सकती है और IPL से रिलेटेड भी पूछी जा सकती है। तो आप सभी को पता है कि IPL में जो 18 सालों के बाद हमारे क्वेश्चन क्या है, WPL और IPL से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आशा करती हूँ आप लोग करके आओगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है हु इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के कैग जो है वर्तमान में कौन है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के जो कैग हैं यानी के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं, पहली बात तो इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 148 है। ठीक है, वर्तमान में जो कैग हैं वो के संजय मूर्ति हैं। इन्होंने 21 नवंबर 2024 को अपना पद जो है ग्रहण किया है और ये हमारे 15वें CAG हैं। पूछा जा सकता है कि कौन से CAG हैं, ये 15वें CAG हैं और इससे पहले जो थे 14वें वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ठीक है, और सबसे पहले कैग की पूछी जाए कि सबसे पहले जो है कैग कौन थे, तो वी नरहरि राव थे। वो पहले कैग वी नरहरि राव थे। वर्तमान के जो कैग हैं वो के संजय मूर्ति हैं, और के संजय मूर्ति ने किसका स्थान लिया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू का, यानी इनसे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे। बात की जाए कैग के बारे में, हमारे भारत का कौन सा आर्टिकल, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें बताता है, तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 148 जो है वो हमें कैग के बारे में बताता है। कैग का जो है काम क्या होता है, तो ये सार्वजनिक निधि की सुरक्षा करता है, यानी हमारी जो सार्वजनिक निधि है उसकी सुरक्षा करता है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और वित्तीय प्रणाली की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है,
यानी हमारे जो घोटाले वगैरह होते हैं, फाइनेंशियल जो भी वित्तीय वो होता है, ये उन सब का पता लगाता है हमारा जो कैग होता है ये, ठीक है। और अभी 15वां सीजन चल रहा है कैग। 15वें जो हमारे कैग हैं वो के संजय मूर्ति हैं और 14वें जो थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी तटरेखा भारत के किन किन राज्यों को जोड़ती है? तो पूर्वी तटरेखा और दक्षिणी तटरेखा हम दोनों को देख लेते हैं। देखिए पूर्वी तटरेखा जो है वो भारत के किन किन राज्यों को जोड़ती है? तो पूर्वी तटरेखा जो है, पहली बात तो ये बंगाल की खाड़ी के साथ पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों से जुड़ी हुई है। तो किन किन राज्यों से जुड़ी हुई है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऐसे राज्यों से ये जुड़ी हुई है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। सबसे लंबी जो तटरेखा है वो गुजरात राज्य की है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो है गुजरात। इसकी लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पश्चिमी तटरेखा। पश्चिमी तटरेखा जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरल से जुड़ी हुई है। किस किस से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। तो पश्चिमी और पूर्वी दोनों में से कोई भी पूछे आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पाई का विद्रोह कहाँ हुआ था? यानी पाई का विद्रोह जो है कहाँ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, देखिए पाई का विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पाइकास यानी ओडिशा के पारंपरिक मिलिशिया द्वारा चलाया गया था। 1817 में बख्शी जंगबंधु के नेतृत्व में ओडिशा में विद्रोह हुआ था। तो पाई का विद्रोह हुआ कहाँ था? ये ओडिशा में हुआ था। 1817 में ये जो है बख्शी जंगबंधु ने नेतृत्व किया था इसका। पाई का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बख्शी जंगबंधु ने किया था, ठीक है। हुआ कहाँ था ये? तो ये ओडिशा में हुआ था। और कब हुआ था पाई का विद्रोह? तो ये 1817 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 के बीच ब्रिटिश भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। पूछा जा सकता है कि ताना भगत आंदोलन जो है वो कहाँ हुआ था? तो वो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। और ये किससे संबंधित था? तो यह आंदोलन मुख्यतः उराव जनजाति के लोगों द्वारा शुरू किया गया था जो ब्रिटिश अधिकारियों की नीति और स्थानीय जमींदारों की शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ था। यानी ये जो था हमारा अंग्रेजों के खिलाफ था ताना भगत आंदोलन जो था। और ये छोटापुर नाग क्षेत्र में खेला गया था, छोटा नागपुर क्षेत्र में खेला गया था। और 1914 से लेकर 1920 के बीच में ये हुआ था। अंग्रेजों के ये आंदोलन जो है खिलाफ था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स? यानी हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से हटने का फैसला किया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फरवरी 2025 को पनामा जो देश है, पनामा ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से हटने का फैसला किया है। यह फैसला पनामा नहर क्षेत्र में चीनी प्रभाव के बारे में चिंताओं पर अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो के साथ चर्चा के बाद लिया गया है। यानी कौन सा देश है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा पनामा, ठीक है। पनामा ने जो है अभी फैसला लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2025 में किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव में शामिल होने की घोषणा की है? देखिए बात की जाए हटने की तो पनामा देश ने बात की है। और अगर बात की जाए जुड़ने की तो जुड़ने का करेक्ट आंसर होगा कोलंबिया ने। कोलंबिया जुड़ेगा और पनामा जो है वो हटेगा, ठीक है। यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? देखिए जैसा कि आप सभी को पता है वेदांत कॉलेज की स्थापना जो की थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपसे अगर सन की बात कर लेते हैं तो 1825 में उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की थी। और ये कोलकाता में वेदांत कॉलेज की जो स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है, कब की है? तो 1825 में की है। अब इसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा और पश्चिमी विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना था। यानी भारतीय शिक्षा और पश्चिमी विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराना था। किसका? राजा राम मोहन राय का उद्देश्य था वेदांत कॉलेज को खोलने का, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। इसको वैसे मोस्टली 1815 में ही बोला जाता है, 1814-1815, लेकिन ऑप्शन में जो आपके आएगा वो 1815 ही आएगा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे आत्मीय सभा 1815 में उन्होंने स्थापना की। बाद में से 1828 में जो है ब्रह्म समाज के नाम से जाने जाना लगा, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि कौन सी जो सभा थी जिसको बाद में ब्रह्मा समाज के नाम से जाने जाने लगा? तो आत्मीय सभा जिसकी स्थापना 1814 से 15 में हुई थी, इसे 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाने जाना लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 97वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? 97वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो देखिए इसके तहत एक नया भाग 11B जोड़ा गया था जिसका शीर्षक सहकारी समितियाँ था,
ठीक है। इसके साथ ही अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया था जो सहकारी समितियों के गठन, कामकाज और प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो देखिए 11 भी जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन के तहत और इसका शीर्षक क्या था, सहकारी समितियां। इसी के साथ 43 भी जोड़ा गया था अनुच्छेद जो सहकारी समितियों के गठन से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि जो राजा राम मोहन राय थे वो अंतरजातीय विवाह, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के जो है प्रबल समर्थक थे। यानी इन्होंने पूरा समर्थन किया था बाल विवाह के खिलाफ और महिला पुनर्विवाह के खिलाफ, यानी विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत सारे 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको उनमें से कोई एक टिक करना होगा। आपको कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए दूध से दही का जमना, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, भोजन का पाचन, पौधे का प्रकाश संश्लेषण और क्वेडित अंगूर। ये सारी जो भी प्रक्रियाएं इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दे रखी होगी ये सभी रासायनिक अभिक्रिया हैं। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, ये सारी रासायनिक अभिक्रिया है। लकड़ी का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है जो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। देखिए पूछा जाएगा कि कौन सी जो एक रासायनिक अभिक्रिया है साथ ही ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया भी है। तो ये जो लकड़ी का जलना है, लकड़ी का जो जलना है ये रासायनिक अभिक्रिया है, साथ में एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंप्यूटर के किस पार्ट को जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर के, तो देखिए करेक्ट आंसर सीपीयू होगा। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है और हमारे सीपीयू के जो है 3 मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, एक तो ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक CU सेंट्रल यूनिट और तीसरा है रजिस्टर। इन 3 पार्टों में CPU को घटकों को विभाजित किया गया है 3 घटकों में। ठीक है, ALU, CU और रजिस्टर। आपको माउस कंप्यूटर के CPU का हिस्सा नहीं है, आपको दिया हुआ होगा कि CPU के कौन-कौन से हिस्से नहीं है। तो ये जो होंगे ALU, CU, रजिस्टर, तो ये तीनों तो घटक है। इसके अलावा ऑप्शन में जो भी दे रखा होगा चौथा वो उसका घटक जो है नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 24 डिग्री के ऊपर है। कौन सा शहर है आपको बताना है जो 24 डिग्री के जो है ऊपर है। तो देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए भारत में कई शहर ऐसे जो 24 डिग्री के ऊपर हैं। ठीक है, उनमें से कुछ के नाम देख लेते हैं। ऑप्शन में जो भी होगा वो उस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए दिल्ली, राजधानी जो दिल्ली है वो, मध्य प्रदेश भोपाल, उत्तर प्रदेश लखनऊ और राजस्थान जयपुर। इनमें से आपको दिख रहा होगा जो मध्य प्रदेश भोपाल है ये आपका 24 डिग्री से नीचे है, बाकी सब जो है 24 डिग्री से ऊपर है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रवेश पाए जाने वाले मंदिरों में सिद्धि जैसी आकृतियाँ या फिर अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा सिद्धि जैसी आकृति या अलंकृत प्रवेश द्वार को विमान या कलशम कहा जाता है। दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रांगण में पाए गए ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता है, यानी कि जिसमें अलंकृत प्रवेश द्वारों से विमान या कलशम कहा जाता है। और दक्षिण भारत के जितने भी मंदिरों के प्रांगण बने हैं उनके ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में भुक्ति शब्द का क्या अर्थ है। तो प्रशासनिक प्रभाग गुप्त साम्राज्य के भुक्ति का अर्थ एक राज्य या प्रांत था। यानी भुक्ति का अर्थ क्या है, किसी राज्य या प्रांत से है। इसे कई जिलों में विभाजित किया गया है जिन्हें विषय या प्रदेश कहते हैं। जो जिले विभाजित होते हैं उन्हें विषय या प्रदेश कहते हैं और भुक्ति का अर्थ होता है राज्य। तो राज्य या प्रांत जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब सोडियम कार्बोनेट या अमोनियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो हाइड्रोलिसिस के बाद में किस में थोड़ा एसिड मिलता है। तो हाइड्रोलिसिस के बाद में किस में थोड़ा सा एसिड मिलता है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमोनियम क्लोराइड। ये प्रोसेस के बाद में अमोनियम क्लोराइड थोड़ा सा अम्लीय होता है क्योंकि अमोनियम क्लोराइड में आयन होते हैं NH4+, पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयन H+ को जारी करता है। यह प्रतिक्रिया अमोनियम क्लोराइड को थोड़ा सा अम्लीय बनाती है। ठीक है, तो यानी अमोनियम क्लोराइड में थोड़ा सा हमको अम्ल मिलेगा क्योंकि ये अम्लीय बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य जो है कंप्यूटर रैम के भौतिक रूपों में उपलब्ध मेमोरी को अधिक से अधिक उपयोग करने में सक्षम बनाना होता है। यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो भी हमारी मेमोरी है उसको अधिक से अधिक यूज़ करने में सक्षम बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में झारखंड में किस पार्टी की सरकार है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 में झारखंड विधानसभा चुनाव में JMM के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 सीटों में से 56 सीटों को जीत हासिल की है, जबकि BJP नेतृत्व वाले NDA को 24 सीटों पर जीत मिली है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है? तो भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है? अप्रैल 2025 में जारी किए गए पहले मासिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर भारत में नवीनतम मासिक बेरोजगारी की दर 5.1% है। यानी भारत में नवीनतम बेरोजगारी की जो दर है वो कितनी है? 5.1% है। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है।